गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पार्ट्स एजुकेशन। जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यानी कि मांसपेशियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। फिजियोलॉजी ऑफ मसल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का सिकुड़ना। उससे ही संबंधित एक थ्योरी है जिसको हम जानते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइड करने का मतलब क्या है? सरकना या खिसकना। फिलामेंट यानी तंतु। तो इस थ्योरी के अनुसार हो क्या रहा है, कुछ ऐसे तंतु हैं हमारी मांसपेशियों में जो एक दूसरे के ऊपर खिसक रहे हैं, सरक रहे हैं, इसीलिए इस थ्योरी का नाम दिया गया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोज करने में किन किन लोगों का नाम आता है? प्रपोज्ड बाय, देखिए एक तो आता है नाम H.E. हक्सले का। ओके, हक्सले का नाम प्रोमिनेंटली इस थ्योरी से संबंधित है, लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पे दो हक्सले हैं। दूसरे हक्सले हैं, सरनेम तो सेम है लेकिन शुरुआत का नाम अलग है। A.F. हक्सले इसके साथ संबंधित हो जाते हैं। अब ये जो दो हक्सले हैं, इन्होंने इंडिपेंडेंटली मतलब एक दूसरे से अलग अलग इस थ्योरी को प्रस्तावित किया अपने कोवर्कर्स के साथ। तो H.E. हक्सले ने जे हैंसन के साथ मिलकर के ये काम किया। और A.F. हक्सले ने आर नीडरगर्क के साथ ये काम किया। तो दरअसल क्या है, चार वैज्ञानिकों के नाम एसोसिएटेड हैं इस थ्योरी के साथ, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के साथ। H.E. हक्सले और जे हैंसन ने अलग इंडिपेंडेंटली दी थ्योरी। A.F. हक्सले और आर नीडनगर्क ने इंडिपेंडेंटली अलग ये थ्योरी प्रस्तावित करी थी। हो सकता है कहीं पे सिर्फ हक्सले और हैंसन का ही नाम आए सामने, वो भी सही है, बट हाँ, जितना हमारी किताबें बताती हैं उसके अनुरूप ये है। अब ये थियोरी क्या कहती है? ये थियोरी कहती है कि जो थिन फिलामेंट्स हैं, यानी जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, वो फिलामेंट्स स्लाइड करते हैं, सरकते हैं अंदर की ओर, यानी सार्कोमियर के अंदर की ओर, इनवर्ड्स, अंदर की ओर स्लाइड करते हैं। एच जोन, जो केंद्र में एच जोन होता है, सार्कोमियर की संरचना हमने पढ़ी है, हम जानते हैं। एक आई बैंड है, एच ए बैंड है, और ए बैंड के बीच में क्या होता है? एच जोन होता है। तो एक सार्कोमियर जेड लाइन से जेड लाइन तक होता है। दो जेड लाइन के बीच में दो आधे आधे आई बैंड आते हैं, एक पूरा ए बैंड आता है और बीच का एच जोन आता है। तो एच जोन की तरफ एक्टिन के फिलामेंट्स या थिन फिलामेंट्स सरकते हैं। कुल मिलाकर के प्रक्रिया यही होती है। लेकिन इनके जो अंदर की तरफ सरकने की प्रक्रिया है वो इतनी आसान तो नहीं होती, कई चरणों में होती है, जाहिर सी बात है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे शामिल हैं। प्रोसेस कह लें, प्रक्रिया कह लें, या स्टेप्स कह लें। जो स्लाइडिंग के चरण हैं वो कैसे होते हैं? सबसे पहली बात, मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगी, मांसपेशी क्यों सिकुड़ेगी? क्योंकि उसको सिग्नल मिल रहा है। तो सिग्नल कहाँ से मिल रहा है? नर्व से। कोई एक तंत्रिका है जो उस मांसपेशी तक आ रही है और उस मांसपेशी तक ये संदेश पहुंचा रही है कि सिकुड़ना है। तो ये क्या है? नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स आती है और ट्रिगर करती है कॉन्ट्रैक्शन। तो कैसे ट्रिगर करेगी? नर्व इंपल्स जैसे ही मैसेज रिसीव होता है मसल में या मसल फाइबर में या मसल सेल में, तो मांसपेशी की कोशिका पे जैसे ही सिग्नल रिसीव होता है, अंदर कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाते हैं। ट्रिगर्स रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस।
अब ये कैल्शियम आयन कहाँ थे कि रिलीज हो गए? ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर थे, वहां से सार्कोप्लाज्म में रिलीज कर दिए जाते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के जितने भी कैल्शियम आयन थे सारे सार्कोप्लाज्म में आ गए, यानी कि अब ये पहुंच सकते हैं एक्टिन फिलामेंट तक। तो जो एक्टिन के तंतु होते हैं वो सिर्फ एक्टिन के नहीं बने होते, उसमें ट्रोपोनिन भी होता है और ट्रोपोमायोसिन भी होता है। तो कैल्शियम आयन जैसे ही रिलीज होते हैं वो ट्रोपोनिन के साथ जाके जुड़ जाते हैं। बाइंड विद ट्रोपोनिन। कैल्शियम आयन के ट्रोपोनिन के साथ जुड़ने का परिणाम ये होता है कि जो ट्रोपोमायोसिन है वो थोड़ा कन्फॉर्मेशनल चेंजेस के साथ पीछे हट जाता है। यानी एक्टिन से बंधा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है जिनसे मायोसिन जुड़ सकता है उनको ढक करके रखता है, कवर करके रखता है। जब उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं, यानी थोड़े बहुत परिवर्तन आ जाते हैं संरचना में, तो वो जो ट्रोपोमायोसिन है वो बाइंडिंग साइट्स को छोड़ के हट जाता है और एक्टिन पे जो उपस्थित बाइंडिंग साइट्स है वो एक्सपोज हो जाती हैं या खुल जाती हैं। which causes conformational changes in tropomyosin. This results in exposure of binding sites on actin filament. अब देखिए एक्टिन पे जो मौजूद बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो गई या ओपन हो गई, तो अब मायोसिन के पास मौका है कि वो एक्टिन पे मौजूद बाइंडिंग साइट से जुड़ सके। जो मायोसिन है, मायोसिन के तंतु, उनके पास क्या होते हैं, मायोसिन हेड्स होते हैं, और वही हेड्स या वही छोर या वही सिरे जुड़ते हैं एक्टिन फिलामेंट के साथ। ऐसा करने के लिए उनके पास ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक। तो वो ऊर्जा वो एटीपी से लेते हैं, एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं और एनर्जाइज हो जाते हैं, तब जा करके एक्टिन से अपने आप को बांध सकते हैं। मायोसिन हेड्स bind with actin on binding sites। जैसे ही मायोसिन के हेड्स एक्टिन से जुड़ते हैं एक कनेक्शन या ब्रिज बन जाता है, और यही कहलाता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये जो बांधने वाला चरण हुआ ये क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। चरणबद्ध तरीके से एक एक चरण हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद एक इमेज की सहायता से इस पूरी प्रक्रिया को फिर से रिवाइज करेंगे। चलिए, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद यानी मायोसिन एक्टिन से अटैच हो गया है, अब क्या करना है, मायोसिन को एक्टिन के तंतु को खींच के केंद्र की तरफ लेके जाना है, यानी एच जोन की तरफ या सार्कोमेयर के केंद्र की तरफ उसको खींचना है, पुल करना है। मायोसिन हेड्स पुल एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स एच जोन, या केंद्र, सेंटर भी लिख सकते हैं, सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ। अब ये खींचने की जो प्रक्रिया है, पुल करने की प्रक्रिया है, ये कहलाती है पावर स्ट्रोक।
तो जैसे ही मायोसिन ने एक्टिन फिलामेंट को खींचा, बाइंडिंग साइट से अटैच होकर एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ धक्का दिया, खींचा या पुल किया, उसके पास ऊर्जा खत्म हो गई। जो ऊर्जा थी वो उसने इस्तेमाल कर ली है। अब उसको फिर से ऊर्जा चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? एटीपी से जुड़ना होगा। अब मायोसिन हेड जब एटीपी से जुड़ता है तो एक्टिन से डिटैच हो जाता है। मायोसिन binds with actin, sorry, binds with ATP and detaches from actin. तो एक्टिन पे मौजूद बाइंडिंग साइट को छोड़ करके ये एटीपी के साथ जुड़ेगा क्योंकि फर्दर ऊर्जा चाहिए। अब क्या होगा? मायोसिन जब एटीपी के साथ जुड़ गया तो एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा। एटीपी हाइड्रोलाइज होगी एडीपी और पीआई में, और उसकी जो ऊर्जा मुक्त हुई है वो मायोसिन को री एनर्जाइज कर देगी या रिचार्ज कर देगी, फिर से ऊर्जा प्रदान कर देगी। एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी प्लस पीआई in myosin heads get energized again। मायोसिन हेड के पास फिर से ऊर्जा आ जाती है। अब जब फिर से ऊर्जा आ गई है यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे? अगली बाइंडिंग साइट से अटैच हो सकते हैं। energized myosin heads bind to next binding site on actin filament और फिर से उसको अंदर की तरफ पुल करेंगे and pull the filament towards H zone। मतलब ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ऊर्जा और कैल्शियम दोनों मौजूद हैं। तो एटीपी और कैल्शियम की उपस्थिति जब तक है तब तक ये बाइंडिंग, पुलिंग ये चलता ही रहेगा। एक तरीके से चक्र बन जाता है, साइकिल बन जाता है। साइकिल ऑफ बाइंडिंग एंड पुलिंग कंटिन्यूज। कब तक कंटिन्यू करेगा? टिल एटीपी एंड calcium ions are available। जब तक कैल्शियम आयन उपस्थित है तब तक वो ट्रोपोनिन से बंधा रहेगा और ट्रोपोमायोसिन को हटा करके रखेगा, और जब तक ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी तब तक मायोसिन हेड री एनर्जाइज होता रहेगा और एक्टिन की बाइंडिंग साइट से जुड़ के उसको खींचता रहेगा। अगर इस प्रक्रिया को रोकना है, यानी खींचने की प्रक्रिया को, खींचने से ही तो सार्कोमेयर छोटा हो रहा है। So this results in shortening of sarcomere। अब जब सार्कोमेयर छोटा हो जाएगा तो हमको लगेगा कि मसल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, सिकुड़ गई है। इस प्रोसेस को अगर रोकना है तो कैल्शियम आयंस को हटाना पड़ेगा। कैल्शियम आयंस जब हटेंगे तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे। एक्टिन पे जो बाइंडिंग साइट्स खुल गई थी वो ढक जाएंगी और अब मायोसिन एक्टिन से जुड़ नहीं पाएगा, जिसके कारण शॉर्टनिंग या खिंचना रुक जाएगा और सार्कोमियर रिलैक्स कर जाएगा और मसल भी रिलैक्स कर जाएगी।
कैल्शियम आयंस हटेंगे कब, प्रश्न ये है, तब हटेंगे जब नर्व इम्पल्स रुक जाएगी। when nerve impulse stops, calcium ions are withdrawn। withdrawn मतलब वापस ले लिए जाते हैं। कहाँ वापस लिए जाएंगे? इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, जैसे ही कैल्शियम आयन वापस जाते हैं ये साइकिल ब्रेक कर जाता है, क्योंकि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन वापस चले जाते हैं अपनी पहली जैसी अवस्था में। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल नहीं है, मायोसिन नहीं जोड़ सकता, कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है। दिस causes muscles to relax। ये है चरणबद्ध तरीके से हमने पढ़ा किसको, कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कौन सा फिलामेंट स्लाइड कर रहा है, किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, और स्लाइड करने के लिए ऊर्जा कब चाहिए, कौन कौन से चरणों में यह प्रक्रिया हो रही है। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम फिर से एक इमेज की सहायता से देख लेते हैं। चलिए, तंतुओं की संरचना यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, कैसी है? एक्टिन फिलामेंट, शुरुआत करते हैं एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर से। ये एक्टिन का फिलामेंट है जिसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन ने सारी बाइंडिंग साइट्स को ढक के रखा है। जो ब्लैक डॉट्स हैं वो क्या है? बाइंडिंग साइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके ऊपर ट्रोपोनिन है जो एक तरीके से लॉक कर रहा है। जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं, ये कैल्शियम आयंस क्या करते हैं? ट्रोपोनिन के साथ जुड़ जाते हैं। ट्रोपोनिन के साथ जुड़ने के बाद ट्रोपोमायोसिन हट जाता है पीछे, और जितने भी बाइंडिंग साइट्स हैं वो सारी एक्सपोज हो जाती हैं। ये ब्लैक डॉट्स किसको दिखा रहे हैं? बाइंडिंग साइट्स को। बाइंडिंग साइट्स के एक्सपोज होने के कारण मायोसिन हेड, ये वाली संरचना, इस मायोसिन हेड को मौका मिलता है, ये जुड़ जाता है किससे? बाइंडिंग साइट से। बाइंडिंग साइट से जुड़ने के बाद क्या बन गया? क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन इसी को बोलते हैं। अब ये क्रॉस ब्रिज केंद्र की तरफ इसको पुल करेगा, खींचेगा, जिसके कारण पावर स्ट्रोक जनरेट होगा। ये प्रक्रिया हो गई पावर स्ट्रोक की। जितनी ऊर्जा थी इसके पास वो इस्तेमाल की जा चुकी है, अब इसको फिर से ऊर्जा चाहिए मायोसिन हेड को। तो ये एक्टिन से अलग होता है, एटीपी से बंधता है। एटीपी से बंधने के बाद एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल फिर से जुड़ने और खींचने के लिए करता है। तो ये एक चक्र के रूप में चलता रहता है ये काम। बाइंडिंग, पावर स्ट्रोक, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, पावर स्ट्रोक, फिर एटीपी, फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, फिर पावर स्ट्रोक। तो ये चक्र कब तक चलता रहेगा? जब तक कैल्शियम यहाँ उपस्थित है। जैसे ही ये कैल्शियम हटेगा सारा काम रुक जाएगा, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट्स को फिर से कवर कर लेगा, ढक देगा। तो जब बाइंडिंग साइट्स ढक गई हैं तो मायोसिन उससे जुड़ नहीं पाएगा और ये पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी, साइकिल ब्रेक कर जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, मसल रिलैक्स कर जाएगी। ये थी हमारी क्या? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा
और आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। ऐसे ही अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।